हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, फ्रेडरिक्स को डिस्कस करेंगे। सो जल्दी सारे आ जाइए। ठीक है, ये तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्रेडरिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें आप लोगों को मैं फ्रेडरिक्स कराने वाली हूँ। तो फ्रेडरिक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जैसा आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हें करने वाले हैं फ्रेडरिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी इमेज देख लेते हैं, कौन है फ्रेडरिक्स। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस फोटो में, ठीक है, ये है फ्रेडरिक्स। ठीक है, चलिए, आई थिंक सब कुछ ठीक है। आई थिंक ठीक है। चलो, फ्रेडरिक्स यही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम फ्रेडरिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही होगी। तो फ्रेडरिक्स अगर हम देखें तो उन्होंने डेवलप किया था एनालिटिकल मॉडल एंड अप्रोचेस को टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। और ये पाइनियर माने जाते हैं इन दिस फील्ड, है ना। और ऑक्यूपाइंग अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल बिल्डिंग। यानी फ्रेडरिक्स जिन्होंने विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया, यानी इन्होंने डेवलप किया क्या, एनालिटिकल मॉडल को। और साथ ही साथ इन्होंने एक तरह से अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसमें, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में। तो इन्होंने अध्ययन करने के लिए माना जाता है कि इन्होंने तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए मतलब जो दृष्टिकोण था, ठीक है, उनका उसका यूज किया। एक तरह से इस क्षेत्र में ये अग्रणी थे जिन्होंने एक तरह से कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के तौर पे स्टडी किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये ऑक्यूपाई वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल बिल्डिंग, इस क्षेत्र में अग्रणी है और उन्होंने प्रशासनिक मॉडल के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो, अब चलते हैं आगे। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। फ्रेडरिक्स जो है, फ्रेडरिक्स ने फ्रेडरिक्स ने डेवलप किया एनालिटिकल मॉडल्स एंड अप्रोचेस। अगर हम देखें, स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रेडरिक्स ने विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण इनका अग्रणी माना जाता है, इस क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं और प्रशासनिक मॉडल के निर्माण में बहुत ही प्रमुख स्थान ये रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब इनकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ के बारे में पता कर लेते हैं। तो फ्रेडरिक्स जो है, फ्रेडरिक्स का जन्म होता है 1917 में और 2008 में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होता है? कुलिंग में। कुलिंग चाइना में। इनिशियली वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ नैनकिंग चाइना। ठीक है, फिर ये एक तरह से जाते हैं। ठीक है, एक तरह से अगर हम देखें तो इनका जन्म चाइना में होता है और फिर ये यूनाइटेड स्टेट जाते हैं। क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए। क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस, to become a foreign correspondence which was thwarted due to economic depression। तो अगर हम देखें, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये जो इनका पूरा नाम ध्यान रखना है, इनका पूरा नाम है फ्रेड वॉरेन रिक्स। तभी तो आप FW रिक्स बोलते हो ना। FW रिक्स का जन्म चीन में किलिंग में हुआ था, जो शुरू में एक नानकिंग विश्वविद्यालय चीन में गए थे स्टार्टिंग में। लेकिन वे फिर वहां पर से फिर वो विदेशी पत्राचार बनने के लिए पत्रकारिता और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए USA जाते हैं। और आर्थिक मतलब फाइनेंशियल ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इसी वजह से विफल हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता है इनका। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने ऑब्टेन किया BA यूनिवर्सिटी ऑफ लेशन। ठीक है, 1938 में। MA करते हैं फ्लैचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में 1941 में। और PhD इन्होंने किया था पॉलिटिकल साइंस में। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1948 में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को लाइफ के बारे में क्यों बता रही हूँ। आप सोच रहे होगे मैम लाइफ के बारे में क्यों बता रही हैं? बिकॉज बच्चों, लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। आई थिंक इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी थिंकर को पढ़ रहे हो ना, तो वो थिंकर मेनली कहाँ उनका जन्म हुआ था और कहाँ फिर उन्होंने बाद का टाइम बिताया। जैसे ये चाइना में पैदा हुए, लेकिन बाद का टाइम इन्होंने, आप देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं USA में। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिक्स ने वर्क किया विजिटर प्रोफेसर के तौर पे एट द सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज। ठीक है, द हैग। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये जो आपका है, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1965 से 66। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस में ये काम किया इन्होंने। विजिटिंग लेक्चर रहे नेशनल ऑफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, कोरिया।
और याले यूनिवर्सिटी में भी रहे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे काम किया एट अ सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज द हैग में, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका 1965 से 66, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस विजिटिंग लेक्चर रहे, नेशनल ऑफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरिया एंड याले यूनिवर्सिटी। चलो हिंदी में देख लेते हैं। रिक्स ने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क सामाजिक अध्ययन संस्थान हैग, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिलीपींस विश्वविद्यालय और विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया, और विजिटिंग व्याख्याता और राष्ट्रीय अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान और कोरिया और येल विश्वविद्यालय में भी ये इन्होंने काम किया था, ध्यान रखिएगा। रिक्स अगर हम देखें, रिक्स रिसीव करते हैं सर्वर, इन्होंने ऑनर्स और अवार्ड इनको मिले थे, इंक्लूडिंग ड्वाइट वाल्डो अवार्ड भी इनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। किसके लिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट थी, इस वजह से इन्हें अवार्ड मिला, ड्वाइट वाल्डो अवार्ड। और साथ ही चेयर्ड सर्वल कमेटी, इन्होंने एक तरह से चेयर की, एक तरह से इन्होंने चेयर्ड सर्वल कमेटी वर्किंग ग्रुप्स रिलेटेड टू सोशल साइंस इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने तुलनात्मक प्रशासन समूह, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सहित सामाजिक विज्ञान से संबंधित अगर हम देखें कई समितियों और कार्यों की अध्यक्षता, और कई बार विभिन्न बिंदुओं पर लोक प्रशासन की समीक्षा के संपादकीय बोर्डों और विभिन्न पत्रिकाओं के सदस्य भी रहे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इन्होंने चेयर्ड किया सर्वल कमेटीज को एंड वर्किंग ग्रुप्स रिलेटेड टू सोशल साइंस इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप हो गया, अमेरिकन सोसाइटी अगर हम देखें, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मेंबर रहे ये एडिटर बोर्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू और वेरियस अदर जनरल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखना है बहुत, अपनी लाइफ में एक तरह से इन्होंने कई जो था अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सामाजिक विज्ञान सहित कई समितियों और कार्य समूह की अध्यक्षता की थी, और कई बार तो ये लोक प्रशासन की संपादकीय बोर्ड के पत्रिकाओं के सदस्य भी रहे थे, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं रिक्स जो थे क्रिएटिव स्कॉलरशिप इन द फील्ड ऑफ रिक्स जो है, रिक्स क्रिएटिव स्कॉलरशिप इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिशन ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड recognition and he contributed to development of public admission in India, Indonesia, Korea, Philippines, Taiwan, Thailand। तो अगर हम देखें तो जो रिक्स थे ना, रिक्स ने क्रिएटिव स्कॉलरशिप अगर हम देखें तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में रिक्स की रचनात्मक छात्रवृत्ति ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हम देखें क्रिएटिव स्कॉलरशिप, तो इसमें इन्होंने एक तरह से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन एक तरह से हुआ, मतलब पूरी दुनिया में इन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई गई, और उन्होंने भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड लोक प्रशासन के विकास में अपना योगदान भी दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल एंड मॉडल्स अगर हम देखें विच डेवलप बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दीज थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन इन वेस्टर्न कंट्री मेनली इन यूनाइटेड स्टेट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल और मॉडल जो थे डेवलप किए गए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले। ठीक है, और जो ये थ्योरीज जो थी ये ऑर्गेनेट हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज में, मेनली अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में। डेवलपिंग कंट्रीज उस टाइम की एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका अडॉप्ट द वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, फाउंड दैट मॉडल डेवलप इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वर्क कंपेटेबल विद पर्टिकुलर सिस्टम, नॉट यूजफुल एंड वैलिड फॉर ऑल सिस्टम। एक तरह से जो मतलब वहां पर एक तरह से जो आप देख रहे हो कि जो प्रिंसिपल और मॉडल्स थे, प्रिंसिपल और मॉडल थे एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो डेवलप हुए थे कब कहाँ पर? अमेरिका में, मेनली अमेरिका में माने जाते हैं। तो अमेरिका कैसा है? वेस्टर्न कंट्री है, डेवलप्ड है। तो वही सेम प्रिंसिपल क्या किया गया, अडॉप्ट किए गए वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से। लेकिन ये चीज देखी गई कि ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, नहीं है, वैलिड नहीं है। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कैसे हो जाएंगे यूजफुल? क्योंकि वो तो डेवलप कंट्री है ना, वो डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग है, तो इस वजह से, ठीक है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अनडेवलप है। तो मॉडल वर फाउंड टू बी मोर सुटेबल फॉर मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम टू रिप्लेस सिस्टम विच इज अ प्रायोरिटी टास्क फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या था, जो सिस्टम को बदलने और जो पूरा सिस्टम था उसको बनाए रखने के लिए मॉडल अधिक उपयुक्त पाए गए, और जो सभी विकासशील देशों के प्राथमिकता वाला कार्य है कि भाई अब क्या था, अब इनके लिए लाया जाए कुछ, अब इनके लिए लाया जाए। सिस्टम को बदलने के लिए क्या हो, मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखने के लिए मॉडल अधिक उपयोग पाए गए, जो सभी विकासशील देशों के लिए प्राथमिकता वाला कार्य है। अगर अब हम देखें, इसमें हिंदी भी आप देख सकते हो, प्रशासनिक सिद्धांत में मॉडल जो थे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विकसित हुए। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम देखें
अब देखिए इसमें अगर हम देखें, इसके अंदर अगर हम देखें तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों जिन्होंने पश्चिमी प्रशासनिक मॉडल को अपनाया, इन्होंने पाया कि विशेष वातावरण में विकसित मॉडल विशेष प्रणालियों के अनुकूल थे और सभी प्रणालियों के लिए उपयोगी और मान्य नहीं थे। सिस्टम को बदलने के लिए मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखने के लिए मॉडल अधिक उपयुक्त पाए गए, जो विकासशील देशों के लिए सबसे प्राथमिक वाला कार्य है। अब देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ना क्या होता है, क्या किया गया था, रिक्स जो थे, रिक्स अगर हम देखें तो इनका मेनली जो आप मैंने जो प्रिज्म पढ़ाना है आपको, ठीक है, जो प्रिज्म सिस्टम पढ़ाएंगे तो वो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ना जो देखोगे आप लोग कि उसमें मेनली जो काम है, मेनली जो उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो किसके लिए माना जाता है, ठीक है, रिक्स के जो रिक्स का कंट्रीब्यूशन माना जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पर जो इन्होंने ना प्रिंसिपल डेवलप किया, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल उन्होंने डेवलप किया था वो तो किसके लिए था, मेनली संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरह से, ठीक है, वो बाकी क्या था, एक तरह से वो बाकी अगर हम देखें जो बाकी कंट्रीज के लिए, तो सिस्टम को बदलने के लिए मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखने के लिए मॉडल अधिक उपयुक्त पाएगा, जो विकासशील देशों के लिए प्राथमिकता का कार्य था। अब यहाँ पर देखोगे आपकी दीज मॉडल एंड थ्योरीज ऑल्सो फेल टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर बस यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहले जो हम एक डेवलप कंट्री के सिस्टम को समझने के लिए जो प्रिंसिपल और मॉडल यूज कर रहे थे वो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अनुकूल नहीं थे, उपयुक्त नहीं थे, मान्य नहीं थे। फिर देखा गया कि सिस्टम को बदलने के लिए क्या करें, सिस्टम को बनाए रखने के लिए मॉडल शायद अधिक उपयुक्त हो सकते हैं, तो विकासशील देशों का प्राथमिक कार्य देखा गया ये। अब लेकिन फिर भी क्या हुआ बच्चों, ये जो मॉडल और थ्योरीज थी ना, क्योंकि भाई डेवलप तो अमेरिका में ही हुई थी, उसी के सिस्टम के अकॉर्डिंग हुई थी, तो इसी वजह से जो मॉडल और थ्योरीज थी ये फेल हो गई अंडरस्टैंड करने के लिए किसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, डेवलपिंग कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तो it is in the context that the need for developing new concept arose and result in emergence the concept of comparative public administration, which emphasis on cross cultural cross national administrative studies। अब क्या जरूरत पड़ी, अब जरूरत पड़ी कि भैया अब तो अलग कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, अब तो एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए होगा जो अंडरस्टैंड करेगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, कहाँ के, डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए अब हमें अलग कॉन्सेप्ट चाहिए, एक न्यू कॉन्सेप्ट चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, वहां के एक तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाए। अब यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी आती है, ठीक है, इसी वजह से आप देखते हो कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी नाम आता है तो सबसे पहले आता है आपका रिक्स का। किसका नाम आता है, रिक्स का, क्योंकि यही थे जिन्होंने स्टडी की, ठीक है, जिन्होंने ये स्टडी की हुई कि डेवलप और डेवलपिंग के लिए अलग अलग मॉडल और थ्योरीज चाहिए, ठीक है। अब क्या था, अब ये एक तरह से अगर आप हिंदी में भी देखोगे तो ये मॉडल और सिद्धांत विकासशील देशों में प्रशासनिक प्रणालियों को समझने में कैसे रहे, अनसक्सेसफुल रहे। अब क्या था, अब नई अवधारणाओं को लाने की जरूरत थी, नई अवधारणाएं आनी थी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करने थे, जिस वजह से क्या होता, जिस वजह से हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते, ठीक है, जिसके अंदर हम क्रॉस कल्चरल क्रॉस नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी को जोर दिया कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, क्रॉस नेशनल और क्रॉस कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी को एक तरह से वहां पर अध्ययन कराया जाए, मतलब अध्ययन किया जाए एक ये चीज, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है मैम ये क्रॉस नेशनल क्या होता है, क्रॉस कल्चरल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि क्रॉस कल्चरल, आप में से भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है, कि क्रॉस कल्चर जो है ये क्या है, ठीक है, क्रॉस कल्चरल क्या है, क्रॉस नेशनल क्या है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे शायद उन्हें ना पता हो, ठीक है। इसमें मतलब होता है क्रॉस कल्चरल क्रॉस नेशनल, मतलब होता है बच्चों जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं या कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स में। जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अमंग दी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, तभी हम बोलते हैं इसे क्रॉस कल्चर और क्रॉस नेशनल। आपको खुद ही समझ आ गया होगा जब आपको क्रॉस कल्चरल समझ आ गया तो, ठीक है। अब देखो इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर रिक्स क्या करते हैं, थ्री ब्रॉड ट्रेंड्स को देखते हैं, नॉर्मेटिव टू एम्पेरिकल, आइडियोलॉजिकल टू नॉर्मेटिक
और न्यू इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, ठीक है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, उन्होंने ना बोरो किया था कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी टू प्रपोज न्यू थ्योरीज एंड मॉडल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने लोक प्रशासन में नए सिद्धांतों और मॉडलों का प्रस्ताव करने के लिए समाजशास्त्र, भौतिक और जीव विज्ञान की अवधारणाओं को उधार लिया, मतलब बोरो करते हैं ये न्यू थ्योरीज एंड मॉडल्स को, ठीक है, एक तरह से in public admin. He also extensively borrowed a number of new words from the subject apart from coining a few convey his ideas. इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को भी एक तरह से अगर हम देखें तो उधार लिया, ठीक है। रिक्स यूज करते हैं 3 इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो ये इकोलॉजिकल अप्रोच बताते हैं, तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को इकोलॉजिकल अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बता दूंगी, लेकिन आइडियल मॉडल जो है ना हम लोग इसका नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वाला जब क्लास लेकर आऊंगी तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। रिक्स इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल्स एक्सप्लेन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज को, तो पहला बताते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच को, दूसरा बताते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को, और तीसरा बताते हैं आइडियल मॉडल को, ठीक है। अब हम तीनों एक तरह से, आज तो हम इस क्लास में 2 देखने वाले हैं, चलो 2 ही देख लेते हैं पहले। अब सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच समझ लो अकॉर्डिंग टू रिक्स, ठीक है। तो अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर ये बात की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जो उसका एनवायरनमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो अप्रोच थी ना बच्चों, इकोलॉजिकल अप्रोच थी, जो टर्म इकोलॉजिकल, इसी वजह से इसका नाम इकोलॉजिकल पड़ा, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें जो टर्म है बोरो की गई है बायोलॉजी से, इट डील विद द साइंस ऑफ कंसर्न विद द इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इसके बीच में ये भी देखते हैं कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच में जो इंटर रिलेशन है, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म एंड इसके एनवायरनमेंट में, तो ये एक तरह से किससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। किससे कंसर्न करता है, साइंस से कंसर्न करता है, डील किससे करता है, साइंस से करता है। समझ आया? यानी देखो ध्यान रखना, इकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर रिक्स बताते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस कर होता है और इन्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी चीज, ये जो इकोलॉजिकल टर्म है ये बोरो की गई है बायोलॉजी से, जिसमें अगर हम देखें ये डील करती है साइंस, जो है एक तरह साइंस से, और साइंस के अंदर अगर हम देखें तो ये इसमें इंटर रिलेशनशिप बताया जाता है। कंसर्न किया जाता है, इंटर रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में। अब देखो जो इकोलॉजी अगर हम देखें, जो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग द इंटरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट रिक्वायर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट्स फंक्शनिंग। अगर हम देखें लोक प्रशासन के अंदर जो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो प्रशासन और उसके पर्यावरण की बातचीत होने के नाते इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। किसके बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एनवायरनमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरनमेंट में दोनों में आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से क्या है, समाज की गहरी समझ और इसके कामकाज को प्रभावित करने वाले कारकों की आवश्यकता होती है, यानी वेरियस फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इसके फंक्शनिंग को। यानी जो ये काम करता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन होने की वजह से रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट्स फंक्शनिंग। जो ये काम करता है तो विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है, प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं, ठीक है। अब देखो जो इकोलॉजिकल अप्रोच अगर हम देखें स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनिशिएटिव है बाय गॉस, रॉबर्ट ए डहल, रॉबर्ट ए मर्टन। ये नाम ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच अगर हम देखें इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटेड बाय गॉस, रॉबर्ट ए डहल और रॉबर्ट के मर्टन, ठीक है। और रिक्स जो है हु मेड अ डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन टू दिस अप्रोच, सबसे अच्छा जो इन्होंने एक तरह से बताया है, ठीक है। इन लोगों ने भी बोला है लेकिन सबसे अच्छा हमारे ये लोग ये बोलते हैं, रिक्स बोलते हैं। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू जेएम घोष, ये क्या बताते हैं, जेएम घोष बताते हैं इंक्लूड द स्टडी ऑफ पीपल, एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड सोशल टेक्नोलॉजी, वांट टू पीपल, थॉट, इन इंडिविजुअलिटी, इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। ये सारा इन्होंने बताया, यानी लोक प्रशासन के अध्ययन में गॉस, रॉबर्ट डहल, ठीक है, रॉबर्ट मर्टन, रिक्स से बहुत पहले शुरू किया गया था, इन्होंने अध्ययन इसका पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे अच्छा जो माना जाता है वो रिक्स का माना जाता है। और लोक प्रशासन की परिस्थिति में जेएम घोष के अनुसार लोग, क्षेत्र, संपत्ति, विचारों, व्यक्तित्व और आपातकालीन स्थितियां
भौतिक, सामाजिक प्रौद्योगिकी चाहने वालों का अध्ययन भी शामिल है। ठीक है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया थाईलैंड और फिलीपींस में अपने अध्ययन के आधार पर पर्यावरण की प्रशासनिक प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है। उन्होंने यानी एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं हाउ इन्वायरमेंट कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी इन थाईलैंड एंड फिलीपींस। कौन? जेएम घोष ने बताया, और आप देखते हो कि ये आपके रिक्स भी बताते हैं ना। चलो आगे चलते हैं। चलो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अगर हम देखें तो इसमें एनालाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर द इकोलॉजिकल पार्ट ऑफ व्यू। रिक्स मेनली यूज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। टालकन, पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, आमंड अदर थिंकर्स अडॉप्टेड दिस अप्रोच इन देयर वर्क्स। ठीक है, तो अगर हम देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्स हैं मेनली यूज करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो आपको पता है टालकन, पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, आमंड हो गए, ये अदर थिंकर्स हैं। ठीक है, अडॉप्टेड दिस अप्रोच इन देयर वर्क्स, इन्होंने अपने वर्क के अंदर इस बारे में लिखा है, इस अप्रोच के बारे में लिखा है। अब ये जो अप्रोच है इसमें देखें तो सोसाइटी जो होती है certain important function have to be carried out a number of structure with the application of certain specified method। एक सोसाइटी को बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन करने होते हैं, मतलब कुछ काम करने होते हैं। ठीक है, और अपने कैरिड आउट बाय नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, और उनके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफाइड मेथड से अपने कामों को करते हैं। स्ट्रक्चर में मीन एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर मैकेनिज्म, और स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन ले लो या मैकेनिज्म ले लो। ठीक है, विच द फंक्शन आर डिस्चार्ज, यानी अगर आप देखो हिंदी में देखो, यह दृष्टिकोण इस बात की परिकल्पना करता है कि हर समाज में कुछ विशिष्ट विधियों के अनुप्रयोग के साथ कई महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। अब भाई जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे कामों को करता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तंत्र बोल दो या प्रशासनिक बोल दो। ठीक है, जो बहुत सारे कामों का निर्वहन करता है, यानी उन कामों को करता है। ठीक है, अब देखो ये जो दृष्टिकोण है ना, जो ये अप्रोच है, अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए संरचनाएं महत्वपूर्ण काम करती हैं। ये वही स्लाइड रिपीट हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ये मेथड है एनालाइज करने का फंक्शन को, जो कि कैरी करता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक मेथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय अंडरटेकिंग द फंक्शन। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ना, इसमें किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण करने का एक तरीका है। यानी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है, एक समाज में द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण करने का एक तरीका है। संरचनाएं जो कार्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार हैं, संरचनाएं क्या करती हैं, कामों को करती हैं, और कार्य द्वारा अपनाए जाने वाली विधियां हैं, क्या है, कार्य करने में अपनाई जाने वाली विधियां भी ये यूज करती हैं, मेथड्स को यूज करती हैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज बोल रहे हैं, मेथड्स अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिक्स, सोसाइटी जो होती है ना, सोसाइटी के 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन कौन से होते हैं? पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा सिंबॉलिक, और पांचवा क्या होता है? पॉलिटिकल होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल। ठीक है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा सिंबॉलिक, और पांचवा पॉलिटिकल। तो स्टडी ऑफ दीज स्ट्रक्चर फंक्शन और मेथड अंडरस्टैंड अ फिनोमिना ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। यही हमें एक तरह से इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम समझते हैं कि जो संरचनाएं कार्य विधियों का एक संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है, घटनाओं को समझना। ठीक है, एक तरह से संरचना, कार्य और विधियां, ये संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या बोलती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे बाकी थिंकर्स ने भी बोला है, लेकिन सबसे अच्छा कौन बोलते हैं? रिक्स बोलते हैं। ये अप्रोच बोलती है कि सोसाइटी को इंपॉर्टेंट फंक्शन करने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर हर समाज में कुछ स्पेसिफिक मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। तो जो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन कौन कर रहा है? स्ट्रक्चर कर रहा है। स्ट्रक्चर पे सारा काम फंक्शन करने का, यानी काम करने का, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं या मैकेनिज्म बोल सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है? कामों को किया जा रहा है। बस यहाँ पर यही चीज बोली थी। ठीक है, और देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अंदर एक तरह से अगर हम देखें तो मेथड ऑफ एनालाइजिंग फंक्शन आर दैट कैरिड आउट इन अ सोसाइटी, यानी कि बहुत सारे कामों को समाज में जो किए जा रहे हैं ना, कामों का विश्लेषण, ये एनालाइज करने का एक तरीका है, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है? जो सोसाइटी में काम होते हैं ना बच्चों, उनको एनालाइज करने का एक मेथड है। और ये संरचनाएं जो जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो काम करते हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
कि जो काम कर रहे हैं, और कार्य करने में अपनाई जाने वाली विधियां हैं, ठीक है। और एक जो 5 बताते हैं, मैंने 5 आपको बता दिए, हिंदी में भी आप देख सकते हो। पहली है आर्थिक, दूसरी सामाजिक, तीसरी संचार, चौथी प्रतीकात्मक और पांचवी राजनीतिक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उसका बेनिफिट उठा पाएं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।